हेलो एवरीवन। आज का रिवीजन सेशन अपना कंप्लीट हुआ और उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा। अब देखिए, कल आपका एग्जाम है, राइट? तो कुछ यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कि एग्जाम में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। हालांकि वैसे तो मैं बीच बीच में आपको आपको मैंने यही सारी बातें कई बार बताई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेपरेटली एक वीडियो इस चीज को लेकर के आपको जाना चाहिए, ताकि अगर आप एक बार कायदे से 5-7 मिनट के लिए इस वीडियो को गो थ्रू करोगे तो आपको कल सुबह के लिए समझ में आएगा कि कल मेरे को क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि कल जो आपका लॉ का पेपर है तो उसको लेकर के ऑब्वियसली कि प्रेजेंटेशन को लेकर के, लिखने को लेकर के बच्चों को बहुत सारी टेंशन तो रहती है, लेकिन उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आपको पता चलेगा कि किन किन बातों पर आपको फोकस करना है। मैंने टोटल मिलाकर के 10 पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं कि अगर इन 10 पॉइंट्स पे अगर आपने कायदे से ध्यान दिया और ये 10 गलतियां नहीं करी तो 100% प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छे से होने वाला है। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले तो बेटा क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? देखिए, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे तब तक कभी भी उसका सही आंसर आपको नहीं पता चलेगा। हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर क्वेश्चन में टाइम लग भी रहा है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत लेंदी क्वेश्चन होंगे, 10-10, 12-12, 15-15 लाइन के क्वेश्चन होंगे, उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई ये करना है कि लीगल इशू किस बात का है, किस बात का डिस्प्यूट अराइज हुआ, उस क्वेश्चन में मेन इशू क्या दिया हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा कि उससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, उससे रिलेटेड कौन सा प्रोविजन। और देखिए, लास्ट में हमेशा मैंने आपको बताया ना कि जो लास्ट वाली लाइन होती है ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन वही होता है। जो लास्ट वाली लाइन है एग्जैक्टली क्वेश्चन वही होता है। तो आपको सबसे पहले यह भी देखना पड़ेगा कि पूछा क्या गया है। किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है, किसी चीज पर एडवाइस देने के लिए बोला गया है, किसी चीज को डिसाइड करने के लिए बोला गया है, या किसी चीज पर कमेंट करने के लिए बोला गया है। तो ये चीज पे आपको बहुत फोकस करना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या गया, और जो पूछा गया है हमें उसी का ही जवाब देना है। क्योंकि हम कुछ भी अगर आंसर लिख करके आएंगे तो बेटा हमेशा मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट? तो हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फैक्ट्स को लेकर के अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे इस क्वेश्चन में सर दिया तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर वैसा होता तो क्या होता। तो बेटा, फैक्ट्स को कभी भी अज्यूम नहीं किया जाता है। जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है हमें हमेशा उसी क्वेश्चन पे फोकस करना है, फैक्ट्स को भी हमें उसी क्वेश्चन में से निकालना है। हम कभी भी फैक्ट्स को अज्यूम नहीं करेंगे, क्वेश्चन के बाहर जाकर के आपको फैक्ट्स को अज्यूम नहीं करना है। अगर आपके दिमाग में फैक्ट्स अज्यूम करने लग गए तो फिर हमेशा आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे पाओगे। तो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में लीगल इशू क्या है उस पर फोकस करना है, उससे रिलेटेड कौन सा प्रोविजन हमने कहां पर पढ़ा हुआ है ये देखना। और सबसे लास्ट में देखिएगा, क्वेश्चन में लास्ट में दिया होगा कि आपको आंसर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देना है, या सोगा के अकॉर्डिंग देना है, या आईपीए के अकॉर्डिंग देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पता चला उसमें आखिरी में लिखा हुआ है कि आपको सोगा के अकॉर्डिंग आंसर देना है, लेकिन हमारे दिमाग में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तो इससे रिलेटेड प्रोविजन था। तो नहीं बेटा, अगर उसमें पूछा गया है कि सोगा के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर बताना है तो आपको सोगा पे ही दिमाग लगाना है, आपको आईसीए या पार्टनरशिप एक्ट किसी दूसरे एक्ट पर फोकस नहीं करना है, ठीक है? और उसके बाद पे इस पे फोकस करना है कि एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, एडवाइस देने के लिए बोला गया है, डिसाइड, कमेंट, या किसी और चीज के लिए, ठीक? दूसरा, किसी भी फैक्ट को अज्यूम नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ये पहले क्वेश्चन से ही ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, राइट? आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर का मतलब हमेशा पहले आपको प्रोविजन लिखना है, फिर फैक्ट्स लिखने हैं, फिर कंक्लूजन लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने कुछ कॉपीज चेक करी, कुछ स्टूडेंट्स को देखा कि उन्होंने फैक्ट्स पहले लिख दिया। तो बेटा, फैक्ट्स कभी भी पहले नहीं लिखते हैं। हमेशा सबसे पहले हम ये बताते हैं कि लॉ में क्या लिखा हुआ है। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, इन गिवन क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फिर वो लिखेंगे और फिर लिखेंगे कंक्लूजन। तो इसको याद रखिएगा, पहले प्रोविजन, फैक्ट्स और कंक्लूजन। और ये चीज केस लॉ में, अगर बेटा केस लॉ नहीं है,
अगर मान लीजिए कमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया है या कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है तो बस आपको केवल दो चीजें बतानी है, प्रोविजन ऑफ लॉ बता देना है और आखिरी में कंक्लूजन में यह लिख देना है कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अगर आपको ऐसा लगता है, ये कमेंट वाले क्वेश्चन में, राइट। तो इस चीज पे फोकस करना है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपके पास में टाइम कम बचता है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर आपके पास में टाइम कम बच रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप प्रोविजन लिख दीजिए, कंक्लूजन लिख दीजिए, फैक्ट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक। उसके बाद में आपको मेन ये चीज फोकस करनी है कि बेटा सेक्शन आपको सही लिखना है। सेक्शन याद हो तो सही है, अगर सेक्शन याद नहीं है तो बिल्कुल मत लिखो, टाइम वेस्ट मत करो सोचने में। सेक्शन में अगर 200% अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी आप मेंशन करो, अदरवाइज सेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैंने यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ, इफ श्योर, अगर आप श्योर हो तभी मेंशन करो, और अगर आप श्योर नहीं हो तो हमेशा आप क्या लिखोगे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका भी क्वेश्चन हो, कभी भी रॉन्ग सेक्शन बेटा नहीं लिखना चाहिए। अगर आपने गलत सेक्शन लिखा और थ्योरी आपने पूरी की पूरी सही लिखी है, एग्जामिनर के पास में पूरा राइट है कि आपके आंसर को काट करके 0 मार्क्स दे सकता है। तो सेक्शन आपको तभी लिखना चाहिए जब आप 100% नहीं 200% कॉन्फिडेंट हो। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, और सेक्शन में बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन में हो, 5 मिनट सोच रहे हो, 6 मिनट सोचो, 5 मिनट अगर आपने सोच लिया सेक्शन के बारे में, इसका मतलब एक आंसर कम हो गया आपका, राइट। अगर सेक्शन तुरंत याद आ जाए तो कोट करिए, अदरवाइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए, अननेसेसरी बेटा स्टोरी आपको नहीं लिखनी। ये चीज मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताई हुई है, जो पूछा गया है हमेशा और हमेशा उसी का ही आंसर देना है, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। इररिलेवेंट प्रोविजन या इररिलेवेंट थ्योरी आपको नहीं लिखनी है। दूसरा, फैक्ट्स में बच्चे क्या करते हैं, फैक्ट्स में पूरे के पूरे क्वेश्चन को उठा करके कॉपी कर देते हैं। बेटा कभी भी नहीं, केवल जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं आपको वही लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा करके फैक्ट्स में डाल दिया। फैक्ट्स का देखो मतलब क्या होता है, फैक्ट्स का आप मतलब समझो, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, कुछ लाइंस ऐसी होंगी जिनको देख करके मेरे दिमाग में आया कि यार इसके ऊपर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको देख करके मेरे दिमाग में आया कि इसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई होगा, वो होते हैं फैक्ट्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा करके फैक्ट्स में कॉपी कर दिया। ये काम आपको नहीं करना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कोशिश करिए बेटा लीगल लैंग्वेज यूज करिए, ठीक है। जो कॉमन लैंग्वेज होती है, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए। जहां जहां पर आप कर सकते हो वहां वहां पर आपको बिल्कुल करना चाहिए। जैसे वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, अनइनफोर्सिएबल, लायबल, बाइंडिंग, इनफोर्सिएबल, ये सारे लीगल टर्म्स हैं, इनको जरूर मेंशन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे वॉइडेबल है तो वॉइडेबल की जगह पर उन्होंने लिख दिया कैंसिल करवा सकते हैं। नहीं बेटा, आपको वहां पर वॉइडेबल लिखना है। तो इस कोशिश करिए कि जो कैजुअल लैंग्वेज है, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, उसको आपको अवॉइड करना है। अब देखिए, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि हमेशा जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स हमेशा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे प्रोविजन कनेक्ट हो पाए। यानी जब एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़े ना, तो उसको ये चीज समझ में आ जाए कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ये सारे फैक्ट्स हैं और इसी वजह से ये वाला प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। तो हमेशा कोशिश करिए कि जो भी आपका प्रोविजन है, जो भी आपका प्रोविजन है, वो हमेशा फैक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फैक्ट्स कुछ और बात बोल रहे हो, प्रोविजन कुछ और बात बोल रहा हो। तो फैक्ट्स हमेशा कोशिश करिएगा प्रोविजन से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्स का मतलब ही वही है कि इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये प्रोविजन अप्लाई होगा। तो देखिए, अब प्रोविजन की स्टार्टिंग बेटा कहां से करेंगे, इन द गिवन केस, ठीक है, या अप्लाइंग द अबव प्रोविजन, राइट। उसके बाद में कंक्लूजन जो है वो हमेशा बेटा क्लियर एंड कट देना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने ही आंसर में कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देते हैं, यानी ऐसा आंसर लिखते हैं, ऐसा कंक्लूजन देते हैं जिसमें एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये यस बोल रहा है या नो बोल रहा है, राइट। तो कोशिश करिए कि बिल्कुल क्लियर एंड कट डिसीजन होना चाहिए। और अगर एडवाइस देने को बोला गया है तो हमेशा और हमेशा एडवाइस उसमें मेंशन आपको करना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस, राइट। Always end with a clear decision and advice. Do not leave answers open-ended.
अब देखिए बेटा, प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल मैटर करती है। देखिए, तो प्रॉपर आपकी हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स अंडरलाइन होने चाहिए। अगर जो लीगल वर्ड्स आपने लिखे हैं वो लीगल वर्ड्स अंडरलाइन होने चाहिए। तो प्रोविजन, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। और देखिए, कई बार होता है कि बच्चा बहुत पास पास लिखने लगता है। बेटा, आपने एग्जामिनेशन फीस दी है, आपने आईसीआई को पैसे दिए हैं आंसर शीट के, तो कंजूसी क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो प्रॉपर स्पेस दे करके साफ सुथरे तरीके से करके लिखो, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप ऐसा लिख रहे हो जो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो। एग्जामिनर को जितना आपके आंसर को पढ़ने में आसानी होगी, वो उतने अच्छे मार्क्स और उतना खुल करके मार्क्स देगा। तो कोशिश करिए, प्रॉपर स्पेस दीजिए, ठीक है। जैसे प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन के बाद में अगर आप फैक्ट्स लिख रहे हो तो कोशिश करो एक लाइन छोड़ दो और नेक्स्ट लाइन से फैक्ट्स लिखना स्टार्ट करो, राइट। कंक्लूजन लिख रहे हो, फैक्ट्स के बाद में एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद में करिए। दूसरा, क्वेश्चन का जो नंबर है, जो आप आंसर ड्राफ्ट करो उसका जो नंबर है वो हमेशा सेंटर पे लिखो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए पार्ट है और ए का फर्स्ट सब पार्ट है, तो ये बिल्कुल सेंटर में लिखो। फिर यहां पर हेडिंग डाली प्रोविजन, फिर एक लाइन छोड़ करके तब आपने दूर दूर लिखना चालू किया, ताकि एग्जामिनर को बेटा पढ़ने में ऐसे आसानी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो सेंटर ऑफ द कॉपी, जो कॉपी का सेंटर है, जो बीचों बीच है, बीचों बीच आपको कोट करना है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने बताया ना कि आप अपने ही आंसर में कंफ्यूज हो, तो कोशिश करो कि आप टू अपोजिट आंसर मत दो। आप टू अपोजिट आंसर मत दो, अपने ही आंसर को लेकर के कॉन्फिडेंट। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम ऐसा अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर को कुछ ना कुछ तो लगेगा, हो सकता है वो यस के मार्क्स दे दे, हो सकता है नो के मार्क्स दे दे। बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा, वो पूरा का पूरा आंसर आपका काट देगा। तो कोशिश करिए कि टू अपोजिट आंसर्स को लिखना अवॉइड करिए। उसके बाद में देखिए बेटा, हम लोगों ने इतने टाइम से मेहनत करी है, ठीक है, तो केवल पास होने के लिए तो करी नहीं है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए करिए, राइट। 70%, 80%, 90% अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि 100 आउट ऑफ 100 पेपर अटेम्प्ट करके आए। और अगर आप 100 आउट ऑफ 100 पेपर अटेम्प्ट करके आते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए बेटा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। इस वजह से टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, किसी एक क्वेश्चन को लेकर के इमोशनल नहीं होना है। किसी एक क्वेश्चन को लेकर के इमोशनल नहीं होना है। पता चला 4 नंबर का क्वेश्चन आया, 5 नंबर का आया, 6 नंबर का आया, वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, उसका केस लॉ भी पता है, उसका एग्जाम्पल भी पता है, सब कुछ पता है। अब पता चला मैंने 4 पेज का अपना आंसर लिख दिया, 3 पेज का आंसर लिख दिया, वो चीज गलत है। आपको 5 में से 40 नंबर थोड़ी ना मिल जाएंगे, 5 में से 15 नंबर थोड़ी ना मिलेंगे, मैक्स टू मैक्स 5 में से 5 ही तो मिलेंगे ना। लेकिन इतना लंबा आंसर ड्राफ्ट करने की वजह से आपने क्या किया? आपने अपना एक आंसर गवा दिया। अब आप 100 आउट ऑफ 100 का अटेम्प्ट करके नहीं आओगे, तो किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए 100 आउट ऑफ 100 पेपर अटेम्प्ट करने की। इस वजह से टाइम को बेटा फालतू में स्पेंड नहीं करना है, टाइम को हमेशा बचा करके चलना है। और दूसरा, सारे के सारे क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है। तो देखिए बेटा, इन सारी बातों को अगर याद रखोगे तो आप ये मान करके चलो कि कल सुबह का पेपर आपका 100% अच्छा होने वाला है। और प्रेजेंटेशन को लेकर के आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर किसी को ये पीपीटी एक बार पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा। आप ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में जाने से पहले बेटा देख करके जाना कि ये सारी गलतियां हमको एग्जाम में नहीं करनी है। तो चलिए, कल के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट बेटा। फोड़ करके आना है पेपर, बहुत अच्छे से करके आना है पेपर। उम्मीद है कल 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, फिर मिलते हैं आगे।